अस्सलाम वालेकुम। आज कोर कमांडर्स का इजलास था और उसके बाद आमतौर पर एक एलामिया जारी किया जाता है। सिक्योरिटी के हवाले से बताया जाता है, जो हमारे रीजनल थ्रेट्स हैं उसके ऊपर बात की जाती है और अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर कमिटमेंट का इजहार होता है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, फुली रेडी टू डिफेंड पाकिस्तान। लेकिन जो थोड़ा सा हट के स्टेटमेंट आए उसे हम न्यूज़ के तौर पर ज़रूर हाईलाइट करते हैं। आज का जो इलामिया है उसके अंदर दो पैरे हैं, जो मेरा ख्याल में उसमें से कम जो एक जुमला है उसका वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासत है, जिसमें आज भी केपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे इमरान कहेंगे तो वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट या स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे। तो ये कोर कमांडर्स का जो एलामिया ये कहता है कि फ़ोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। तो एक तरफ केपी के अंदर बाकायदा सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसको जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, ख़ुद इमरान खान भी मुखालफत करते हैं। तो एक तरह से ये उसका जवाब है और बड़ा क्लियर जवाब है, उसमें भाम भी नहीं है। इससे अगले वाला जुमला उससे भी ज़्यादा भारी भरकम है। वो कहते हैं कि फ़ोरम ने इस अज़म का अदा किया कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नोयत की हो, को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। तो बड़ी दो पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं आज के एलामिया में। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस रहेगा जो पाकिस्तान की मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन है, PIA की प्राइवेटाइजेशन है और गोइंग फॉरवर्ड सरमायाकारी के क्या मौक़े हैं और पाकिस्तान में ग्रोथ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बेहतरी की जानब कैसे लेकर जाना है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के मौजूदा नंबर्स हैं वरीसम है, उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। जो FTI के नंबर्स हैं पिछले चंद साल से बिल्कुल ज़मीन पर गिरे हुए हैं, उसको कैसे बेहतर करना है। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बिलानी साहब, वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना और रेलवे के, सर वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। सर पहले एक पोलिटिकल तबसरा कर लें, फिर इकॉनमी की तरफ आते हैं। जो एलामिया के अंदर ये कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीति, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पहला भी जो स्टेटमेंट है PIA वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तरफ से वो 2-3 फॉर्मर उनके जो लोग हैं एक्टिव हुए हैं, डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। ख़ुद जो उन्होंने अपोजिशन की कमेटी बनाई वहाँ से भी बातचीत का तज़किरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाबी तौर पर कहा। यहाँ से भी कुछ लाइन ड्रॉ की गई है कि ये लाइन, रेड लाइन, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, जो वो कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो चलें एक अपनी जगह एक PTI का एक फॉर्मर धड़ा है या जो कुछ भी है, नहीं, लेकिन वो अचकज़ई वाले फोरम जो बाकायदा था उसने भी तो बातचीत के लिए चैप्टर खोला नहीं। देखिए वो तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, लेकिन यहाँ रेड लाइंस ड्रॉ हो गई। नहीं देखिए वो रेड लाइंस तो हैं। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बात की है वो तो एक हमारा एक मुस्तकिल रवैया रहा है कि अगर कोई भी कौमी इशूज़ के ऊपर, मईशत हो, दहशत गर्दी हो और संजीदगी से कोई बात करना चाहता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हम मौजूद हैं। बल्कि एक दफ़ा मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हुआ था या सादिक साहब की क़यादत में, जिससे PTI उठ कर गई थी। तो दीगर और दफ़ा दावतें हुई हैं। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद कौमी असम्बली के फ्लोर पर थी। नहीं देखिए रेड लाइन मेरे नज़दीक तो जी आज भी मुझसे तो अभी तक वो ट्वीट ही नहीं हज़म हो रहा जो अडियाला में बैठे शख्स ने किया 10-12 दिन पहले, जो अभी तक वहाँ पर कायम है और जो PTI का अकाउंट उछाल रहा है आज तक। मतलब कि वो कौन सी सियासत है। और अगर आपको कोई मानता भी है कि आपके साथ आपका जो भी मौक़िफ़ है आपकी सियासत के हवाले से, तो किस तरह वो जस्टिफाई करता है वो ज़बान, वो फिर कौमी सलामती के ज़ुमरे में ना आए तो क्या है। जब आप अफ़गानिस्तान के साथ जंग के मुतालिक वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो तकरीबन अफ़गानिस्तान करता है, या आप दहशत गर्दी के मुतालिक वो अल्फाज इस्तेमाल करें पाकिस्तान में जो भारत करता है, और आप अपनी अफवाज को उस तरीके से नेगेटिव तरीके से इन दोनों तनाजुर में उसका जिक्र करें। मैं जानबूझकर वो जुमले नहीं दोहरा रहा, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वो दोहराते हुए भी दर्द होता है। और आप अपनी अफवाज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान आपने उसमें इस्तेमाल की, तो आप किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए आप दहशत गर्दी की जंग में मदद नहीं बन सकते, मगर आप रुकावट तो कम से कम ना बने। आप रुकावट बने, आप बार बार बने, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बात की करना उनकी ग्रेस है।
ये हमारी जमात की एक सियासी मेच्योरिटी है। मगर मेरे नज़दीक ये रेड लाइंस ड्रॉ होना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। मेरे नज़दीक पीटीआई ने ये काम किए, 9 में हुआ है। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग आज जारी है, जिसमें आपकी पीटीआई की हुकूमत ने उसमें हिस्सा डालने के बजाय उसमें रुकावट वो बनी है। जो रियासत आज जंग लड़ रही है, जिसमें उसके जवान कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, उस पर सवालिया निशान पीटीआई उठाती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलहदा उठाया, इन साहब ने अलहदा उठाया जो नए सीएम आए हैं, और आपने उसमें हिस्सा डालने के बजाय आपने खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। तो इसलिए इस तरह की बातें फिर जस्टिफाइड होती हैं जिस तरह के जुमले आए हैं। सर, किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर फ़ौज वर्सेस कोई सियासी जमात एक सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। एमिकेबली मुफाहमत के साथ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म को हम ख़तरनाक दहशत गर्दों की तरह जेल में डाल दें। पहले नवाज शरीफ को डाला था, अभी इमरान खान जेल में। तोशाखाना के तहफ़ पूरे पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने वसूल किए हुए हैं। यहाँ तोशाखाना पे 10 साल सज़ा दे दें। तो वी नीड टू स्ट्राइक सम मिडिल ग्राउंड जिसमें रास्ता निकले, रास्ते बंद ना हो। नदीम साहब देखिए, बात यह है, वो जो कैद है, कैद का तो मामला सीधा साधा जराइम का। साहब मिसाल के तौर पे आप जानते हैं क्या 190 मिलियन पाउंड केस एक ओपन शट केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत को दिए कि आपके एक शहरी ने हमारे साथ एक जुर्माना अदा किया, एक सेटलमेंट की है, हम ये आपके पैसे हम आपको देते हैं। इमरान खान साहब ने वो पैसे बंद लिफाफों में कैबिनेट से अप्रूव करा के वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए जो हुकूमत के पैसे थे। सर, मैं इमरान खान का जो रोल है 190 मिलियन पाउंड में, वो कंट्रोवर्शियल है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, सवाल पहले भी उठाता था, अब भी उठाऊँगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में भी आपने जो नैब लॉ अमेंड किया, उसके बाद आप उसको सजा नहीं दे सकते। नहीं देखिए, एक वो बात होगी, तो एक दूसरी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है। नहीं, उसके अलावा नदीम साहब, घड़ी की तोशाखाना का केस लेता, ये ज्वेलरी का केस देखिए, बुनियादी तौर पे आपने एक किस ने ज्वेलरी नहीं ली या गाड़ियां नहीं ली या तोहफे नहीं ली? नहीं, आपने रूल्स और लॉ की पासदारी नहीं की इस केस में। लेने का हक एक था। अकाउंट रिसीवेबल पे नवाज शरीफ को सजा हो सकती? नहीं देखिए, नहीं वो तो पनामा के नाम पे काम है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंस नहीं, मगर दिस इज हिस्ट्री ऑफ एंड देन 9th में उसके अलावा तोशाखाना उसके अलावा है, 190 मिलियन पाउंड उसके अलावा, तो उन सजाओं का तो देखिए, उस कैद का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो शख्स के जराइम के साथ है। जो दूसरी बात है वो अलहदा है कि आपके, अगर हम बयानियां, आपका मौक़िफ़ मान भी लें, आप जो वकालत करते हैं अपने ज़ाती केसेस के मुतालिक, तब भी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो अल्फाज जो आज आप जेल से अपनी अफवाज के खिलाफ बोल रहे हैं? सर, इकॉनमी की तरफ चलूँगा, लेकिन मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल आप सारे लोगों से दरख्वास्त भी और मशवरा भी है। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी मशवरा मेरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि अपने सियासी तनाज़ात को समेटें। पाकिस्तान की इकॉनमी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का नाम है, इस मुल्क का सोचें, 25 करोड़ लोगों का। इन तनाज़ात को समेटें। ये जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं हमारे मफाद में नहीं है। नदीम साहब, मेरी गुजारिश ज़रा सुन लीजिए इसमें। देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, मुज़ाकरात की या बातचीत की, हम पहले भी करते रहे। जब ये कौमी असम्बली में कौमी इशूज़ के ऊपर स्टैंडिंग कमिटीज़ में, आपको आरिफ हबीब साहब एक कमेटी में थे हमारे साथ, एक इशू था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, मुझे सब कमेटी का चेयर बनाया गया, आरिफ हबीब साहब आए, पीटीआई के लोग थे, हमने मिल बैठ के एक मसले का हल निकाला। मगर वो तब है जब आप वो सोच रखते हो और आप वो काम करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते और आपकी सारा मुद्दा ये हो कि हमने सेनेट और असेंबली में सिर्फ एक अपने मुजरिम लीडर की रिहाई के लिए उसको इस्तेमाल करना और हमने नहीं बात करनी, तो हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। आरिफ हबीब साहब, आपको पहले तो बहुत मुबारक हो पीआईए के इस कामयाब अमल से गुजर के, और उसको पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में उसको हासिल करने को। बहुत अच्छा प्रोसेस था और आपकी कामयाबी भी बहुत अच्छी थी। आपने बिड्स को कम्पीट किया और दूसरे पे भी टब्बा साहब का ग्रुप बड़ा एक ऑनरेबल ग्रुप है, सही से मुकाबला हुआ। मैं अगर तो आप चाहें, जो डिस्कशन हम सियासी मैदान में भी कर रहे थे, एक एल्डरली इनको एडवाइस करना चाहें तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका भी मशवरा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा कि सियासी तनाज़ात समेटें, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभल लें और आगे बढ़ने का मौका दें। अगर कमेंट करना चाहें तो कर लें, फिर हम इकॉनमी की तरफ आ जाएंगे। जी, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर शख्स जो है पाकिस्तान में चाहता है कि तमाम जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, वो जो है मिल बैठ के बात करके उनको हल करना चाहिए और वो एक पीसफुल अंदाज में हो। तो उसमें ज़ाहिर है जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि उस डायरेक्शन में काम करें। और न सिर्फ यही, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने पड़ोसियों से भी जो है ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें करनी चाहिए हमें, ताकि फिर जो है सही मानों में
आवाम के मफाद के लिए जो है वो तरक्की हो सकेगी। आरिफ साहब, मैं एक आपको बीइंग जर्नलिस्ट बाज़ चीज़ों के ऊपर हम सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मशवरा भी देना चाहूँगा। हो सकता है कि ये छोटी सी एक कोशिश हो, लेकिन आपकी कोशिश हो सकता है पाकिस्तान की मदद भी करने में काफ़ी मुआवनत फराहम करे। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद अली टब्बा साहब, AKD साहब, कुछ और बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात को साथ शामिल कर लें। एक ग्रुप की शक्ल में आप फील्ड मार्शल साहब को भी मिलें, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलें, इवन इमरान खान को जाके मिलें और इन सारों से कहिए कि रास्ता निकालें पाकिस्तान की खातिर। आपकी आप गैर सियासी लोग हैं, आपकी कई हुई बात में वज़न होगा, हो सकता है कि चीज़ पाकिस्तान के मसाइल का हल बन जाए। जी, आई थिंक तजवीज़ ठीक है ये, और इसमें हम डेफिनेटली अपने ग्रुप में इसको जो है वो डिस्कस करते भी हैं और मज़ीद भी करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया आपका इसको कंसिडर करने के लिए, और अगर आप इसको आगे लेके चलें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हमें शख्सियत चाहिए जो ये मुख्तलिफ लोग पोजीशंस लेके बैठ गए हैं ना, सिर्फ इनको पोजीशंस को नरम करते हुए मुफाहमत की तरफ ले जाने के लिए, और आप जैसे लोग इसमें रोल अदा कर सकते हैं। सर, PIA की प्राइवेटाइजेशन पे आ जाते हैं। 135 तक गया, 100 अरब की रिज़र्व प्राइस थी और आपने बड़ा एग्रेसिवली उसको बिड किया, कम्पीट किया। क्या पोटेंशियल आपको नज़र आता है PIA में? देखिए, एक तो पाकिस्तान जो है 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, फिर हमारे पास जो है इसमें बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है वो एक कैप्टिव मार्केट है। हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ अभी 14 मिलियन के करीब जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर जो है वो काम कर रहे हैं, और अगर उनकी फैमिली को हम साथ मिला लें और 5 की फैमिली को भी हम करें तो कोई 7 करोड़ जो है ऐसे मुंसलिक हैं लोग इनसे कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के साथ हैं, तो उनकी भी अक्सर ट्रैवलिंग रहती है। फिर इंटरनली जो है जो है उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ये जो फ़्लाइट्स हैं हमारी यूरोप की, कनाडा की, और उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी फॉरेन एयरलाइंस के ज़रिए जाते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 18 घंटे जो है वो बन जाता है, जबकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो 7 घंटे की होती है। तो इस किस्म की जो मार्केट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अगर अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए कैप्चर किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, और इसी वजह से इसमें जो है कंपनी के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी कैपिटल जो है वो कमिट हुआ है, ताकि जो मकसद है, मकसद ये होना चाहिए कि एयरलाइन की सर्विसेज को आवाम के लिए बेहतर बनाया जाए। तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आरिफ साहब, जो बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है कि PIA के पास एक नए जहाज़ का बाकायदा फ्लीट हो, जैसे एमिरेट्स के पास है। किसी ज़माने में PIA से एक जहाज़ गया था, एमिरेट्स की बुनियाद डाली गई थी। आज हमारे पास 18 जहाज़ जो चलते हैं वो भी मांगे तांगे के लीज़ पे लिए हुए हैं और बहुत बुरी हालत में। उनकी सीटों पे आप कराची तक सफ़र करें तो कमर दर्द करती है। तो नए जहाज़ आएँ, बोइंग आएँ, एयरबस आए, जो भी आप लें, लेकिन मॉडर्न किस्म का फ्लीट हो। यहाँ से लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएँ। कुछ इस तरह का प्लान है? कुछ रोशनी डालें। देखिए, पहले तो जो है हमारे जो 320 जो है, या जिसको हम नैरो बॉडी एरोप्लेन्स कहते हैं, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, और जो एडवाइज़र्स हैं हमारे उनका भी जो है वो एडवाइस है कि आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो ऑलरेडी हमारी रूट्स हैं और वो रूट्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ़्लाइट्स जो हैं वो कम हैं, उनको बढ़ाने से जो है ये है कि एक तो ये है कि सब लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए जो है वो सहूलियात पैदा होंगी। मैनी टाइम ये होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट जो हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो उन लिमिटेड फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को जो है वो बेहतर करके आप ज़्यादा ट्रैवलर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हो, उसमें ही ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, एक तो ये है कि उसमें
नए जहाज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत टाइट है और वो 2030 और 31 की डिलीवरीज की अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो नैरो बॉडी एयरप्लेन्स हैं ये सेकेंड हैंड मार्केट में 5 साल 7 साल 8 साल जहाज़ जो है पुराने अवेलेबल होते हैं और जो बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो आई थिंक पहला फोकस जो है वो उस पर होगा और फिर ये कि एक लिमिटेड वे में वाइड बॉडी भी होगा जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए जो है वो कारआमद होंगे। दुरुस्त है। बिलाल साहब, जो हुकूमत सोचती थी कि 10 अरब हमें मिल जाएगा, अभी 25% में लाएंगे तो 45 वो भी आ जाएगा। वैसे तो लोगों को या अपने सियासी मुखालफिन को तसल्ली देने के लिए तो ये रकम अच्छी है, लेकिन अगर यही पैसा सारा नई सरमायाकारी में चला जाए कंपनी में और बड़े जहाज़ आ जाए तो वो इवन फार बेटर होगा पाकिस्तान के लिए। आपको इस मामले में अपनी स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा डिटेल से वर्कआउट करना चाहिए। बनाइए इसको रियल सेंस में फ्लैग कैरियर जो पाकिस्तान की पहचान बने। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस हवाले से नदीम साहब, बात ये है कि मेरे ख़्याल से जी जो ये डील अभी हुई है इसमें मेरे ख़्याल से जी ये इट इज़ अ विन विन फॉर एवरीवन। आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, और मेरे ख़्याल से जिन लोगों ने इसको एक्वायर किया, और मैं आरिफ हबीब साहब को और इनके कंसोर्टियम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, आई थिंक मोहम्मद अली साहब को, हमारे एडवाइज़र इन प्राइवेटाइजेशन, इसहाक डार साहब एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड। मेरे ख्याल से आज एक मिसाली निजकारी की ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी थी और जिसकी ट्रांसपेरेंसी भी आला मयार की थी। आपने देखा किस तरह कल लाइव टेलीविज़न पे ओपन बोलियां आपके सामने लगी और जो बेस्ट वैल्यू थी फॉर दैट एसेट वो आपके सामने आई। जो स्ट्रक्चर के हवाले से बात है नदीम साहब, जो स्ट्रक्चर में जो बात है, और आरिफ हबीब साहब इस पर ज़रा बेहतर बता सकेंगे कि इसी ट्रांजैक्शन जो 135 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उसमें से 10 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे और 125 अरब रुपए जो पीआईए की ज़रूरत है कैपेक्स की वो इसी ट्रांजैक्शन के अंदर एड्रेस होगी। और हुकूमत का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 10 अरब रुपए आज कैश और 25% जो बकिया रह गया है उसकी 45 अरब रुपए की वैल्यू शेयर्स की है उस बुनियाद पर जो जिस पे कल ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये 125 अरब रुपए उसको भी इन्वेस्ट करिए कंपनी में, इसके जहाज मॉडर्नाइज करिए। नहीं वो देखिए वो आपकी शेयर होल्डिंग रहेगी। नहीं वो 125 अरब रुपए नहीं, वो तो देखिए जो बकिया 25% है उसके अंदर अब आरिफ हबीब साहब के कंसोर्टियम के पास ऑप्शन है कि 90 दिनों के अंदर वो अगर फैसला करते हैं तो वो ये बकिया 25% शेयर जो हैं वो 45 अरब रुपए के खरीद सकते हैं। मगर देखिए मेरे ख्याल से जो पीआईए की बुनियादी ज़रूरत थी, जो कैपेक्स की थी, जिसका तयन हुकूमत ने ख़ुद भी एडवाइजरी सतह पर किया और क्योंकि सारे क्वालिफाइड बिडर्स के साथ बैठ के मशावरत हुई इसकी टर्म्स पे बिडिंग करवाने से पहले इस ट्रांजैक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसमें कैपेक्स और आगे की जो तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं माली तौर पर इस एयरलाइन को खड़ा करने के लिए, उस पर बातचीत करके फिर ट्रांजैक्शन को उसका स्ट्रक्चर किया गया। और वो सारी चीज़ें जो अभी आरिफ हबीब साहब कह रहे थे, चाहे वो नैरो बॉडी प्लेन्स की एक्सपेंशन हो, फ्लीट की एक्सपेंशन हो, वो सब इसमें एड्रेस की गई है। तो ये जो 125 अरब रुपये भी हैं इसमें से गालिबन 82 या 83 अरब रुपए इमीडिएटली इंजेक्ट होने पीआईए के अंदर एज सून एज फाइनेंशियल क्लोज होता है, जिसके नतीजे में जो इमीडिएट कैश की ज़रूरत है वो पीआईए में आ जाएगी ताकि और आगे फ्लीट एक्सपेंशन के लिए मजीद पैसे इंजेक्ट भी होंगे और हुकूमत को भी अपने शेयर्स की सेल है उसके लिए अब आप कहते जिस तरह आपने कहा 10 अरब रुपए कैश और 45 अरब रुपए बकिया शेयर्स की आज वैल्यू है। अगर आरिफ हबीब साहब फैसला करेंगे कि उन्हें वो खरीदने तो वो 45 अरब रुपए भी हुकूमत के पास आ जाएंगे, वरना 25% की मलकियत हुकूमत आगे बरकरार रखेगी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक तवील अरसे के बाद एक अच्छी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ी है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि ये एक इस वक्त का प्राइवेटाइजेशन का एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है, मगर आपको याद होगा कि 90s के डेकेड के आगाज़ में काफ़ी हम पैमाने पर डी नेशनलाइजेशन भी हुए थे और माशाल्लाह वो भी कामयाब हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पे मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इनएफिशिएंसी आल्सो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। वो जो पब्लिक सेक्टर में टेंडेंसी होती है कि एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी फैला देते हैं, और देन देयर ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स वगैरह। तो अब यही देखना है
कि क्या पीआई को पहले इन्हें कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर एक्सपेंशन की तरफ जाएं, वरना तो लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी और रेवेन्यूज में इतना इजाफा नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि सालाना लॉस इज ओवर 72 बिलियन, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन एट दिस टाइम may not yield the results that are required. पाशा साहब, जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में उसके भी नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं है। एफडीआई के नंबर तो पिछले 3-4 सालों के देखें तो वो बताने वाले भी नहीं है, बहुत ही कम लेवल है। उसके लिए क्या करें? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई तकरीबन 15 से 20 साल पहले हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैमाना तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर तक भी पहुंच चुका है और अब पिछले कुछ सालों से बड़े मुश्किल से ये 2 अरब डॉलर के लेवल पे रहा है और इस साल कोई वाज़ेह तौर पर इजाफा नहीं, अलबत्ता कुछ कमी आने का अंदेशा है। देखिए, बात यह है कि जब एक माशी हालात में बेहतरी जब तक नहीं आती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर जब देखता है कि एक मुल्क का शरह नमू जो है वो 2.5 से 3% है, तो वो डजंट सी एनफ स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ें, इस वक्त पाकिस्तान कुछ जंग से निकल के आया है वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं, तो इस वक्त बड़ा मुश्किल लगता है कि ये लेवल बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो सीपेक के तहत हुए थे उन पे भी पेंडिंग लायबिलिटीज वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसलिए ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई नुमाया तौर पर इजाफा हो जाए। पाशा साहब, लेकिन बरामदात का भी नंबर कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपकी सर्विसेज में ग्रोथ है तो गुड्स एक्सपोर्ट आपकी 6% नीचे है, 31 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर, उससे हम बाहर नहीं निकल रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत परेशान कुन है और इसकी वजह एक ये है कि हमने पता नहीं क्यों ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई इंसेंटिव्स ना दें। हमने टैक्स के निज़ाम को तब्दील कर दिया है, उनको फुल टैक्स रिजीम में ले आए हैं। आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो हम 1% में टैक्स पे फिक्स करके एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया था, वो ख़त्म कर दिया है। और दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि रुपए की कदर जब तक मुनासिब मार्केट लेवल पे नहीं होगी तो एक्सपोर्टर्स कम्पिटिटिव कैसा होंगे। जी, एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से आरिफ साहब की तरफ भी जाएंगे और ये ओवरऑल जो इकॉनमी की सूरत हाल है और इन्वेस्टमेंट के नंबर है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आरिफ हबीब साहब, जो 75% की तो ये ट्रांजैक्शन हो गई, 25% के लिए आपके पास ऑप्शन है, क्या आप उसको ख़रीदना चाहेंगे? जी, आई थिंक हमारी इंटेंशन है इसकी, और हमारी पहले से ही तजवीज़ थी कि गवर्नमेंट जो है वो 100% जो है वो शेयर्स सेल करे, बट जो दूसरा कंसोर्शियम था वो देवर हैप्पी विद 75%। तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो है वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि 75% की उन्होंने बिड की और फिर उसके बाद 25% का ऑप्शन दिया है कि जो सक्सेसफुल बिडर है वो 90 डेज़ में जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो जो हमने अपना मॉडल बनाया था और हमारी जो इंटेंशन है वो तो ये है कि हम 25% जो है लेंगे, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको हम अभी स्टडी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके ऊपर जो है कोई फ़ैसला करेंगे। फौजी फर्टिलाइज़र कितने फ़ीसद का हिस्सेदार बनेगा? आई थिंक अभी देल भी दी जो भी जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम जो लीड कंसोर्शियम मेंबर है उसको करीब वो मैच करेंगे और उसमें जो है उस नंबर से वो 0.1% जो है वो बिलो रहेंगे। तो वो नंबर्स अभी कैलकुलेट हो रहे हैं। आई थिंक ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। अगर आरिफ हबीब साहब के पास 40% शेयर होल्डिंग हो तो वो 39.9% फौजी फर्टिलाइज़र ले सकता है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिलाल साहब, नए जहाज़ों के ऊपर अभी बात कर रहे थे, अगर आप कमेंट कर दें तो फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। सरमाया आना चाहिए इसके अंदर, नया पैसा डलना चाहिए, नए जहाज़ चलने चाहिए। आप अपना 25-30 अरब भी लगा दें इसके अंदर। देखिए बात ये मेरे ख्याल से नजीम साहब दोनों चीज़ें इसमें अचीव हुई हैं। देखिए कौमी ख़जाने में अभी 10 अरब रुपए जो PIA एक हमारी एसेट रही है उसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद और उसको रिस्ट्रक्चर करके जो उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को थोड़ा अनलॉक किया गया और उसके बाद इस प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर के अंदर ही उसके अंदर कैपिटल इंजेक्शन भी डाल दी गई। तो उसके बाद जो हुकूमती हिस्से का जो वैल्यू निकालनी थी वो अब आपके पास 10 अरब रुपए ये आ गए। और अगर आरिफ हबीब साहब जो वो कह रहे हैं कि उनकी इंटेंशन है, अगर आप वो एक्सरसाइज करते हो, मेरे ख्याल से 90 दिन में इन्होंने शायद फैसला करना है 45 बिलियन और आ तो वो 45 बिलियन आ जाएंगे, तो वो 55 अरब रुपए कौमी ख़जाने में PIA बेचने के आ गए। और उसके अलावा 125 अरब रुपए इसी ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दरकार है PIA में और उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ की क्लियरेंस है इमीडिएट, वो सब भी इसमें एड्रेस हो रही है। और मेरे ख्याल से आरिफ हबीब साहब शायद कंफर्म करेंगे 82 या 83 अरब रुपए तो जैसी फाइनेंशियल क्लोज होगा, जो मेरे ख्याल से 3-4 माह में एक्सपेक्टेड है, तब तक इमीडिएटली PIA में इंजेक्ट हो जाएंगे, ताकि जो इसके जो इमीडिएट कोई ट्रेड लाइबिलिटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई रिपेयर और मेंटेनेंस के मामला हैं जो रुकावट बने हुए हैं भी उसके इमीडिएट एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को भी चलाने में वो भी होगा। और आइंदा साल में गालिबन शायद 12 महीने में इन्होंने मज़ीद कोई 42-43 अरब रुपए डालने होंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी अब इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो कि बिड किया आरिफ हबीब साहब ने और जीते हैं, उसके नतीजे में PIA के अंदर 125 अरब रुपए की ये हुई और अब पाकिस्तानी अवाम को 55 अरब रुपए भी इसके नतीजे में फिर मिल सकते हैं। अब 10 अरब मिल गए, 45 अरब उनके फैसले पे होंगे। तो मेरे ख्याल से इससे सारे तकाजे पूरे होते हैं जी, दोनों चीज़ें पूरी होती हैं। और ख़ास तौर पर आई थिंक मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जो ये इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का जो कंसोर्टियम है, ये हमारे काफ़ी बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। और ये आरिफ हबीब साहब हो गए, उसमें फवाद मुख्तार साहब हैं, आई थिंक गौर एजाज साहब हैं, दीगर और लोग हैं। ये वो और आरिफ हबीब साहब तो 2 माह कबल गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी 3 घंटों की हमारे अहम शख्सियात से कारोबारी से 3 घंटे की एक नशिस्त हुई थी, जिसमें हमने रहनुमाई हासिल करने के लिए टू इंश्योर दैट वी कैन फिक्स आवर इकॉनमी, आरिफ हबीब साहब वहाँ पर भी मौजूद थे। तो आई एम सर्टन कि ये कंसोर्टियम इस कंपनी को टर्न अराउंड भी करेगा। कैपिटल इंजेक्शन अरेंज होना एक चीज़ है, अच्छे तरीके से मैनेज करना एक और चीज़ है, उसके नतीजे में सर्विस डिलीवरी बेहतर होना और माली ख़जाने पर बोझ बनने के बजाय टैक्स की सूरत में इसको नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूटर बनना एक और बात होगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह की एक्सपेंशन आरिफ हबीब साहब ने आगे प्लान की हुई है, आई एम सर्टन कि आगे रोज़गार का भी सबब बनेगी। पाशा साहब, जो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग किस्म के हैं, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया? उनसे कहिए कि IMF के जो मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस अपने सेकंड रिव्यू रिपोर्ट के बाद छापे हैं उनको पढ़ लें। माशाल्लाह जादू की छड़ी बताई है उन्होंने, और मैं उस पर ही अब काम कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि शरह नमू 4.5, आपका अफरात ज़र गिर गिरा के 5-6, आपके रिजर्व 20-22 अरब डॉलर सब हो सकता है माशाल्लाह पाकिस्तान में। और सवाल यह है कि ये कैसे होगा, तो उसके जवाबात तो कोई ख़ास मौजूद नहीं है। अब आप ये देखिए कि बदन का खून जो है वो 2 चीज़ें हैं इकोनॉमिक बॉडी में। सबसे अहम मेरे सामने इस वक्त बरामदाद है। एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ के बगैर आपके पास ना तो स्टेबिलिटी होगी ना ग्रोथ होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे जो बात हुई कि इंसेंटिव्स ले आएँ, एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस करें वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़, उनको ब्रॉड बेस करें। और जिन सेक्टर्स पर हद से ज़्यादा बोझ है, जिस तरह आपका सनती शोबा है जिसमें 4 गुना बोझ है, तो इस तरह से आप स्प्रेड करें टैक्स बेस को। आप ज़री शोबे को ले आएँ, आप जो बड़े बड़े आपके दुकानदार हैं उनको लाएं, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े ओनर्स हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स में ले आएं। इस तरह से निज़ाम को फैलाएं और टैक्स रेट्स को वाज़ेह तौर पर कम करें, ताकि सनती शोबा फिर से सांस लेना शुरू करे। ये वाज़ेह हैं, सब सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी क्लियर। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड।
And IMF has of course told us that mashallah Pakistan is going to have a golden period in the next 5 years. पाशा साहब, लेकिन आपके एस्टिमेट्स क्या हैं? जीडीपी कितने शरह से बढ़ेगी इस साल? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, IMF और गवर्नमेंट का अंदाज़ा 3.5 के करीब था और अब IMF ने इसको गिरा के 3.2 पे कर दिया है। उसकी वजह यह है कि सैलाब के असरात तो ज़रूर हैं, हमने इस साल उसको अंडर प्ले किया है। 22-23 में जब सैलाब आया था तो शरह नमू मनफी हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिवन दिस एंड द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये एक्चुअली अगर केयरफुली अनबायस्ड एस्टिमेट हो तो 2 से 2.5 मैक्सिमम रेंज में है ये इस साल। और जो बेरोजगारी की डॉक्टर साहब शरह है, उसके लिए आपके क्या एस्टिमेट्स? अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए उन्होंने ये किया है कि सेंसस जो आया था 2023 का, माशाल्लाह एक बड़ा बेहतरीन सेंसस था जिसमें उन्होंने डिजिटल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी और माशाल्लाह डेटा हैज बीन गिवन डाउन टू द तहसील ताल्लुका लेवल। उसमें जो एस्टिमेशन आई थी वो हैरत अंगेज थी कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना 22% तक पहुंच चुका है 2023 में, और ये भी सैलाब का भी असर था इस पर यकीनन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाद में अब रिसेंटली दे हैव कम विद लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 का, और उसमें वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का लेवल सिर्फ 7% है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मेरा अपना अंदाजा ये है कि एट द मिनिमम इट इज डबल डिजिट एंड प्रोबेबली क्लोजर टू द सेंसस एस्टिमेट। आरिफ साहब, जो पाशा साहब तजिया दे रहे हैं जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो उन्होंने चीज़ें बताई, इसका कोई वे आउट भी तो निकालना पड़ेगा ना? ये अब 2-3 साल से हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं। आई थिंक बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और देखिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं और वो बेशक अचीव हुई है, बट अब डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि हम अगर कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट कर लें, जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रोज़गार जो है वो जनरेट करते हैं, मेरी नज़र में एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर है जो मेरा ख्याल है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है वो जॉब प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा सेक्टर मेरी नज़र में जो है वो कंस्ट्रक्शन है, जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अब उसमें जो है ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे कि गवर्नमेंट के पास जो लैंड बैंक मौजूद है, उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो कंस्ट्रक्शन उनकी स्टार्ट करना और उसको ले के बैठना कि हमें ये चीज़ें हैं और उसको फौरी तौर पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा सेक्टर मैं समझता हूँ कि ये आईटी का है, जिसमें अगेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, उसमें एक्सपोर्ट भी है, एग्रीकल्चर में जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है और एक्सपोर्ट भी जो है वो हो सकती है। तो यूँ हमें जो है वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट डेली बेसिस पर उसकी मॉनिटरिंग करे और इसमें जो है वो स्ट्रेटेजी बनाए कि हमें जो है कैसे, और एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी जो है वो मुख्तलिफ हमारे आइटम्स को आइडेंटिफाई करे। टेक्सटाइल तो एक है ही, और टेक्सटाइल के जो अगर कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलरली एनर्जी कॉस्ट के, वो उसको जो है वो रिज़ॉल्व करने की जो है वो जल्द से जल्द कोशिश की जाए। तो इन चीज़ों से जो है न सिर्फ ये है कि ग्रोथ में भी जो है वो बेहतरी आएगी और थोड़ी सी वहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी जो है में कमी आएगी, तो और फिर इससे जॉब भी क्रिएट होंगे। और अच्छी बात ये है इस वक्त जिसको हम कहते हैं कि इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन इंटरवेंशन से कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनकी कैपेसिटीज़ अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो अंडर यूटिलाइज्ड है मतलब आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो कैपेसिटीज़ जो अंडर यूटिलाइज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को अगर आप बढ़ाएंगे, जिसमें एनर्जी भी शामिल है, एनर्जी भी हमारे पास जो है वो सरप्लस है और सरप्लस कंज्यूम ज़्यादा ना होने की वजह से उसकी कॉस्ट हमको महंगी पड़ रही है। तो उसको अगर ज़्यादा कंजम्पशन को इनकरेज करेंगे तो वो कॉस्ट जो है
में कमी आएगी। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट बेशक जो कमेटीज़ बनती हैं, टास्क फोर्स बनती हैं, उसके नतीजे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत बिलाल साहब से इसका जवाब ले लें, बिल्कुल एंड पे आ गए बिलाल साहब, पॉइंट बिल्कुल अच्छे कहे हैं आरिफ साहब ने, आपका जवाब क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आरिफ साहब की बातों में वज़न है जी, और आरिफ साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5-2 महीने पहले हमारे अहम कारोबारी शख्सियात को बुलाया, 3 घंटे की तवील नशिस्त हुई, उसमें हमने इनसे आउटकम क्या होगी, फैसले करेंगे? देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 9 वर्किंग ग्रुप्स बने, सारे चेयर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, और उसमें आपको सिर्फ एक मिसाल में इम्प्लीमेंटेशन की देता हूँ। एक वर्किंग ग्रुप बना था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पर, जो मुसद्दिक जुल्करनैन साहब चेयर कर रहे थे, उसने तजवीज़ दी, और वर्किंग के साथ जब तजवीज़ दी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौके पर ही 0.25% जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था, जो हर एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर लगता था, वो फौरी फिर उसका खात्मा किया। बकिया बातें जो आरिफ हबीब साहब ने की हैं, इनकम टैक्स के ऊपर भी, एनर्जी कॉस्ट के ऊपर भी हमने प्राइवेट सेक्टर इनपुट ली है। फिस्कल स्पेस को देखते हुए, फंड प्रोग्राम को रखते हुए, हम चाहते हैं कि उसके अंदर आगे इनमें कमी लेके आए, और उसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर की रहनुमाई भी हासिल की है। तो इंशाल्लाह आगे जिम्मेदारी के साथ इन सब मसाइल का एक करके हल। बिलाल अज़हर कैनी साहब और आरिफ हबीब पाशा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।